Hello everyone. In this video we will discuss about microtubules. लास्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स. जो यूकैरियोट्स के सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज, एस्ट्रल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स, स्पम टेल, न्यूरेक्सिस ऑफ नर्व फाइबर्स. ये जो जितने भी यूकैरियोटिक के सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. बट दीज आर एब्सेंट फ्रॉम द मैच्योर मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स. जो मैच्योर मैमेलियन इरिथ्रोसाइट होगी वहाँ पे ये एब्सेंट होंगे. स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये एब्सेंट होंगे. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ द लेबाइल टाइप, सेकंड इज़ द स्टेबल टाइप. लेबाइल टाइप का मीनिंग होता है कि ये मोर सेंसिटिव होते हैं कुछ इनहिबिटर्स के लिए. और वो इनहिबिटर्स जैसे कि कोल्सिचिन हो गया या फिर विनब्लास्टिन हो गया, उनके लिए मोर सेंसिटिव होंगे. ये मिलते हैं जो सूडोपोडिया होता है अमीबा का या फिर माइटोटिक स्पिंडल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. स्टेबल टाइप जो है ये प्रेजेंट होते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला के लिए. और ये क्या होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर्स के लिए. और ये न्यूरोनल एक्सोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये एक तो सीलिया में, फ्लैजेला में एंड न्यूरोनल एक्सोन्स जो होते हैं, जो न्यूरॉन का एक्सोन होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक न्यूरॉन का, यहाँ से ये एक्सोन टर्मिनल प्रेजेंट होती है. तो ये जो एक्सोन है उसके अंदर भी या फिर न्यूरोनल एक्सोन्स हैं उनके अंदर भी स्टेबल टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसके अंदर होलो अनब्रांच्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का. होलो है, ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कि प्रेजेंट होता है. और ये भी किसका फॉर्म्ड होता है, 13 पैरेलल प्रोटोट्यूब्यूल्स का. एक प्रोटोफिलामेंट फॉर्म होता है 13 पैरेलल प्रोटोट्यूब्यूल्स का. और ये जो प्रोटोफिलामेंट है वो हेलिकली अरेंज होता है. यहाँ पे ये हेलिक्स के अंदर अरेंज होता है एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड. और ये क्या फॉर्म करता है, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करता है. ये जो प्रोटोफिलामेंट है वो किसका बना होता है, डाइमर्स का बना होता है. और ये डाइमर्स बने होते हैं ट्यूबिलिन प्रोटीन के. ट्यूबिलिन प्रोटीन में भी एक अल्फा ट्यूबिलिन प्रोटीन, एक बीटा ट्यूबिलिन प्रोटीन. और ये जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबिलिन प्रोटीन है ये होती हैं ग्लोबुलर पॉलीपेप्टाइड्स की चेन. इनके अंदर जब ये जो डाइमर है ये पहले क्या बनाएगा, एक पॉलीमर बनाएगा और फिर ये हेलिकली अरेंज हो जाएंगे. तो ये जो हम बोल सकते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं वो एसोसिएशन इस साइड होगा और इस साइड से अगेन क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा. यानी कि एक साइड क्या करेंगी, हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्म कैसे होंगी और ये डिसोसिएट कैसे होंगी. तो जब इनसे फॉर्मेशन होगी तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा. और वापस से जब ये ब्रेक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा. तो इनके अंदर क्या है, जब पोलीमराइजेशन या फिर डीपोलीमराइजेशन चलती है तो जब पोलीमराइजेशन होगा यानी कि जो डाइमर्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे बहुत सारे पॉलीमर्स. तो जब ये डाइमर्स पॉलीमर्स फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. और कुछ डाइवेलेंट आयन होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम 2+ आयन्स होता है जो इसकी हेल्प करता है. जब इसका डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन के अंदर क्या होगा, वापिस से ये डिसोसिएट हो जाएंगे ट्यूबुलेंट डाइमर्स के अंदर. तो यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस इसको रिक्वायर्ड होता है. इसके अलावा कैल्शियम आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या कर देता है, वापस से डिसोसिएशन कर लेता है. अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें, पहले ट्यूबुलिन डाइमर्स होते हैं जिसके अंदर एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा. ये ओलिगोमर फॉर्म करेंगे. ओलिगोमर के बाद ये प्रोटोफिलामेंट फॉर्म करेंगे. और ये जो प्रोटोफिलामेंट है फिर शीट फॉर्म करेंगे और फिर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा. और ये जो जहाँ से क्लोज होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं सीम. और फिर ये इलोंगेट होगा. ये जो फाइबर है वो क्या होगा, ऐसे हेलिकली क्या करेगा, इलोंगेट होगा और हेलिकली ऐसे इलोंगेट होता रहेगा. यानी कि और जो ट्यूबुलिन डाइमर्स है वो इसके ऊपर आके ऐड होते रहेंगे तो ये इलोंगेशन शो करेगा. अब हमने बात की थी कि जो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन यूनिट्स हैं वो अल्टरनेटली अरेंज होती है. इस अल्टरनेशन की वजह से इनके अंदर एक पोलैरिटी आ जाती है कि एक साइड क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्फा प्रेजेंट है, इस साइड बीटा प्रेजेंट है. तो ये पॉजिटिव एंड होता है इसका, ये नेगेटिव एंड होता है. तो यहाँ से ये क्या करेंगे, ऐसे जब इंक्रीज़ होंगे तो ये नेगेटिव एंड से ये पॉजिटिव एंड की तरफ इंक्रीज़ होंगे. यानी अपनी क्या करेंगे, और ज़्यादा इलोंगेट होंगे.
इसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल कंपोजिशन। एक हमने बात की थी पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन की। तो एक तो हमने बात की थी कि इसके अंदर जो आयंस है, डाइवेलेंट आयंस है या फिर टेम्परेचर है, वो रोल प्ले करता है। एक यहाँ पे जब इसका जो यहाँ पे ये जो ट्यूब्यूल्स थे, ये इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कर ली। पॉलीमराइजेशन के बाद अगेन क्या हुआ है, यहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन हुई। तो यहाँ पे ये कैटास्ट्रोफी प्रोटीन होता है। इसके अलावा जब ये डीपॉलीमराइजेशन से, यानी कि ये जो अगेन जो बन गए थे यहाँ पे डाइमर्स, अगेन रेस्क्यू प्रोटीन की हेल्प से क्या हो जाएंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। और यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन यूनिट्स होती हैं जो कि इनके साथ एसोसिएटेड होती है, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटीन। और इनको हम माइक्रोट्यूब्यूलर प्रोटीन्स बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं मैप्स, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जिनकी प्रेजेंस इसेंशियल होती है पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन के लिए। यानी असेंबली और डिसअसेंबली के लिए, दोनों के लिए क्या होगी, ये इसेंशियल होगी। अब इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इन यूनिट्स के अंदर टाउ प्रोटीन्स। टाउ प्रोटीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल द असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल। जो इसकी असेंबली होती है, असेंबली यानी कि पॉलीमराइजेशन होगा, उसको ये कंट्रोल करके रखेंगे। काइनेज क्या करेगा, कंट्रोल द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ट्यूबुलिन सबयूनिट्स। इनकी जो फॉस्फोराइलेशन है उसको कंट्रोल करके रखेगा, यानी कि डीपॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करेगा। जो ट्यूबुलिन डाइमर होता है, एक ट्यूबुलिन डाइमर है, ये हमने ट्यूबुलिन डाइमर की बात कर ली। तो ट्यूबुलिन डाइमर के पास 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स होती है, जहाँ पे जीटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करता है। इसके अलावा जो ब्रेन के अंदर ट्यूबुलिन्स होते हैं, वहाँ पे डाइमरिक मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं कुछ डाइवेलेंट आयंस के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम आयंस मॉलिक्यूल हो गए। नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। फर्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ शेल शेप। शेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा, तो उसकी जो, या फिर साइटोस्केलेटन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्म करेगा, तो उसके अंदर भी क्या करेगा, शेल को शेप प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लोकोमोशन। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि सीलिया फ्लैजेला फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो ये लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे। जब बीटिंग होगी सीलिया की, तो स्लाइडिंग मूवमेंट्स होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जिसकी वजह से जो न्यूरोमोटर जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होगी, वो रेगुलेट होगा, या फिर उसके अंदर मूवमेंट होगी। या फिर वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रोक आते हैं और रिकवरी स्ट्रोक आते हैं, वो भी किसकी हेल्प से होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से होते हैं। सिलेरी बीटिंग है, वो भी क्या होती है, या फिर फ्लैजेलरी बीटिंग होती है, वो भी सारी किस अंडुलेटिंग मूवमेंट्स में, तो वो भी किसकी हेल्प से होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। फीडिंग में कैसे हेल्प करेंगे, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फीडिंग में हेल्प करते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जैसे कि सीलिया हो गया, कुछ सीलिएट्स का, जैसे कि पैरामीसियम हो गया। पैरामीसियम के अंदर क्या होता है, वो एक कोऑर्डिनेशन के अंदर एक ही बार में बीट करते हैं, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल जो होता है वो क्या हो जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ द हेल्प इन सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होगी, कब होती है सेल की डिवीजन, माइटोसिस में, या फिर जब साइटोकाइनेसिस होती है उस टाइम पे जो सेल की डिवीजन होती है, तो वहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। वहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे क्या क्या होते हैं, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। काइनेटोकोर ये हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, या फिर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं, यहाँ पे होगा जहाँ से ये निकलेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे साइटोकाइनेसिस के अंदर। जब एनाफेज आती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की मियोसिस के अंदर, उस टाइम पे डॉटर क्रोमोसोम्स जो है माइटोसिस के अंदर, उस टाइम पे मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स होंगे वो ऐसे इस साइड, ये इस साइड ऐसे मूव करेंगी। तो ये जो मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है, ये होती है मूवमेंट होती है जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी हेल्प से ये मूवमेंट होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हेल्प करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, या फिर जो इलोंगेशन होती है, इलोंगेशन जो होगी इनकी, उसमें ये हेल्प करेंगे। इसके अलावा तो हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोमल की जो मूवमेंट्स होगी उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगे, अपनी जो इनका फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट इज़ द नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। वहाँ पे स्पेशल टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे ये न्यूरोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूरोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, जो आगे यहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके अंदर जो एक तो ये स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी ये न्यूरॉन एंड है, न्यूरोनल एंड है, उसको स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराएंगे। कंडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। जो भी नर्व इम्पल्स यहाँ से आएंगी उनकी कंडक्शन में ये हेल्प करेंगे। और इसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हेल्प करेंगे। एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट क्या होगा कि जो यहाँ पे ये जैसे कि डेंड्राइट्स है, यहाँ से एक्सोन होगा और यहाँ पे नर्व एंडिंग प्रेजेंट होंगी। तो जो भी यहाँ पे नर्व इम्पल आएगी वो कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी डेंड्राइट से, फिर वो नेक्स्ट ऐसे जाएगी। तो वो जो नर्व इम्पल आएगी इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। यानी कि साइटोस जो साइटोन है वहाँ से लेके एक्सोन तक जो नर्व इम्पल है वो मूव करेगी। इसके अलावा रेट्रोग्रेड क्या होता है, रेट्रोग्रेड के अंदर होगा एक्सोन टू साइटोन। यानी कि यहाँ पे आया और इसके आगे नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, एक और यहाँ पे जो नेक्स्ट साइटोन है वो प्रेजेंट होगा। तो इसकी जो टर्मिनल है नेक्स्ट के अंदर जाएगी, जो भी इम्पल्स हैं वो नेक्स्ट के अंदर जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे हेल्प करेगा, एंटीरोग्रेड एज वेल एज रेट्रोग्रेड। नेक्स्ट फंक्शन इज द स्किन कलरेशन। स्किन कलरेशन जो होती है उसके अंदर ये हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं स्किन कलरेशन के अंदर, जो मिलेनोफोर्स होते हैं एम्फीबियन स्किन्स के अंदर या फिर स्केल्स होते हैं फिश के अंदर, वहाँ पे क्या होती है, मूवमेंट होती है पिगमेंट ग्रैन्यूल्स की। और वो जो मूवमेंट है वो किसकी हेल्प से होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से होती है। अगर ये मूवमेंट आउटवर्ड मूवमेंट हो पिगमेंट ग्रैन्यूल्स की, ठीक है, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स की अगर आउटवर्ड मूवमेंट हो तो स्किन और ज़्यादा डार्कन्स हो जाएगी। अगर मूवमेंट टुवर्ड्स द सेंटर हो तो स्किन क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पिगमेंट ग्रैन्यूल्स की जो डायरेक्शन है उसको डिटरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से स्किन की कलरेशन होती है। और ये किसके अंदर होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर या फिर फिश के स्केल्स ऑफ द फिश, इनके अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट इज़ द इंट्रासेलर ट्रांसपोर्ट के अंदर ये हेल्प करते हैं। इंट्रासेलर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में ये कुछ चैनल्स फॉर्म करते हैं इंट्रासेलर ट्रांसपोर्ट के लिए। वेसिकल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसे कि काइनेसिन हो गया या फिर साइटोप्लाज्मिक डाइनिन हो गया, तो उसके अंदर भी ये हेल्प करते हैं। वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, डाइनिन कैसे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये एक वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ये डाइनिन प्रेजेंट होगा। तो डाइनिन क्या करता है, इसकी हेल्प करता है इसको नेक्स्ट मूव करने में। इसके अलावा प्रोटोजोन्स हो गए जैसे कि, उनके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल सपोर्ट करता है एक्सोपोडिया को, जो कि हेल्प करता है उनकी अप एंड डाउन स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द जो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स है उनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक माइक्रो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है सेल का वो भी फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस के अंदर ये हेल्प करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस क्या होगा, स्पेशल टाइप की जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स है वो फॉर्म करना। डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे जो शेल चेंज है वो अपनी जो शेल है वो अपनी शेप चेंज करती है, तो उस टाइम पे ये हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेशन में हेल्प करेंगे, जैसे कि लेंस ऑफ आई हो गया, या फिर स्पर्मेटिड्स हो गए, स्पर्मायोजेनेसिस के ड्यूरिंग पे न्यूक्लियस जो होते हैं स्पर्मेटिड्स के, वो भी उसमें भी ये हेल्प करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो न्यूक्लियर इलोंगेशन होता है स्पर्माइजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर इलोंगेशन में भी ये हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे ये, जो स्पर्मायोजेनेसिस होता है उस टाइम पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है हेलिकली अरेंज्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस होगा तो उसमें ये हेलिकली यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद क्या करेंगे, ये अरेंज होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर, तो ये एक स्ट्रेट एंड पैरेलल अरेंज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉर्म कर देंगे न्यूक्लियस का, जिसकी जो कि स्पर्मायोजेनेसिस के एंड पे होगा, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इलोंगेशन। तो न्यूक्लियस का क्या कर देंगे, इलोंगेशन कर देंगे, किसकी हेल्प से, जो हेलिकल्स जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो हेलिकली अरेंज्ड हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से न्यूक्लियर का इलोंगेशन हो जाएगा।
सेंसरी ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ट्रांसडक्शन क्या होगा, एक कोई भी सेल होगी, उससे नेक्स्ट जो सिग्नल पास करना होगा वो ट्रांसडक्शन होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारी सेंसरी सेल्स जैसे कि मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं इंसेक्ट्स के, ऑडिटरी या फिर हेयर सेल्स इनर ईयर की, रोड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना, ये सारे के इनके सबके साथ एसोसिएटेड होते हैं नर्व फाइबर्स के साथ। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वहाँ पे ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं और जो भी स्टिमुलस आएगा उसको कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में उनको कंडक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से जो भी वहाँ पे सेंसरी ट्रांसडक्शन है वो होगा और जिसकी हेल्प से जो भी रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस होगा। सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं ओरिएंटेशन जो होती है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स की। और सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो सेल वॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो उसके अंदर ये हेल्प करेंगे प्लांट्स के अंदर। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल जो है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी या माइटोटिक स्पिंडल्स का। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या करते हैं, बंडल्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं और इन बंडल्स क्या फॉर्म करते हैं, बंडल्स सीलिया फॉर्म करेंगे, फ्लैजेला फॉर्म करेंगे, बेसल बॉडीज, माइटोटिक स्पिंडल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब था हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फिलामेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।